हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लोग पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू स्टैट्स की थ्योरी का चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। वर्ड कहाँ से आया मैं पहले वो याद करा दूं, मुझे याद कराना पड़ेगा होमोसेक्सुअल। उसके बाद सर अगर चुप रहोगे 7:40 मिनट डेडलाइन है, ठीक है जी। इससे 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ेगा, कम हो सकता है। चुप रहोगे तो सर जेंटलमैन, ठीक है। कभी कभी थोड़ी जेंटलमैन वाली प्रॉमिस थी थोड़ी, ठीक है। नहीं आओ सामने, बस ऐसे मैं कभी भी नहीं खत्म कर सकता साथ। इधर देखो, हम स्टैट्स के पहले चैप्टर की थ्योरी में मैंने नाम बताई थी आपको, कोपाई। ये टर्म आई थी और मैंने कहा था बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इस्तेमाल होती है स्टैट्स में। कोपाई बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं कुछ लोग, पर क्योंकि कोपाई SCO है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जारी है बात, हटा होगा देन क्लासिफाई होगा। क्लासिफाई क्लास इंटरवल बना के भी करते थे हम। देन प्रेजेंट होगा, बार चार्ट, डायग्राम, लाइन चार्ट। देन एनालिसिस होगा एवरेजेस के थ्रू, रिग्रेशन के थ्रू, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू, परसेंटेजेस के थ्रू। देन इंटरप्रिटेशन होगा, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। कोई प्रॉब्लम है तो, इकोनॉमी प्रॉब्लम है तो। सर याद आ रहा आपको बात, मैंने करी है बात आपसे। सर अब ये मेरा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा से। चैप्टर नंबर 3 में भी बात में कलेक्शन ऑफ डेटा करूंगा, ठीक है जी। फिर अगला चैप्टर बनेगा ऑर्गेनाइजेशन पर, चैप्टर 4 ऐसे चैप्टर रहेगा, ठीक है जी। प्रैक्टिकल भी आएंगे बीच में, क्योंकि बेटा प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में सारी बात प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। तो यहाँ थ्योरी खत्म हो जाएगी मेरी, ठीक है। अभी फिलहाल चैप्टर 3 तक आपने जुलाई में टेस्ट देना है, तो मेरा इमीडिएट टारगेट बेटा चैप्टर 3 तक है, ठीक है। और जुलाई से पहले पहले करा दूंगा, 3-4 लेक्चर चैप्टर 2 पे लगाऊंगा, 3-4 लेक्चर इस पे लगाऊंगा चैप्टर 3 पर, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट करूंगा मीडियन वाले चैप्टर पे दोबारा से, ठीक है जी। चैप्टर को सिलेबस को उसी हिसाब से लेकर आगे बढ़ेंगे, 31 जुलाई तक हम पैक कर सके। अगस्त और सितंबर के शुरू के 10 दिन ये रिवीजन है, क्योंकि 10 दिन के बाद मुझे पक्का पता है हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। सब स्कूल को ऑफर है आज तक, आजकल तो 15 सितंबर 12 सितंबर पेपर शुरू, तो इतना रिवीजन मिले हमें। आओ मेरे बच्चों, खैर चर्चा शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की। इधर देखना मेरी तरफ। सर अगर ये कॉपाई वर्ड समझ में आ रहा है, सामने समझ में आ रही होगी। कोई इन्वेस्टिगेशन करो, अगर डेटा कलेक्ट नहीं करोगे कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे। लेट्स सपोज आप जानना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है। सर कैसे जानोगे अगर डेटा कलेक्ट नहीं करोगे। कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी स्टार्ट किससे होगी बेटा, उसके बाद ही तो आगे बढ़ सकते हो। इंटरप्रिटेशन करोगे कैसे जब तक कलेक्शन ही नहीं हुआ डेटा का। समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मेरे को ना आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म क्लियर करनी है बाबू। कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट और सर्वे। बड़ी जनरल टर्म है, शायद सुन के भी समझ में आ गया होगी जी हाँ मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया। कौन होता है बाबू, जिसने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी स्टार्ट की करनी है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, मैंने सोचा कि मैं देखता हूं, मैं ही करता हूं एक इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। और मेरा इन्वेस्टिगेशन का टास्क क्या है, मैंने सोचा कि मैं देखता हूं कि सहारनपुर में कितने टीचर्स के पास कितने कितने कॉमर्स साइड के बच्चे और उसमें कितने कितने टॉपर्स निकाल रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरा डेटा ये, ठीक है, कितने कितने बच्चे एनरोल होते हैं, उसमें से कितने कितने टॉप करते हैं, मैं ये पूरा डेटा चाहता हूं। मान लो बाबू मैंने ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी स्टार्ट की ना, मुझे क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में,
इन्वेस्टिगेटर। इधर देखो प्लीज सामने, मुझे क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में, स्टैट्स की भाषा में, इन्वेस्टिगेटर। एन्यूमरेटर कौन होता है? इधर देखो, मैं बेटा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जिसकी भी हेल्प लूंगा उन्हें बोलूंगा एन्यूमरेटर। हो सकता है बेटा सारा डेटा मैं भी इकट्ठा ना कर पाता हूं, भाई बहुत टीचर पढ़ाते हैं, सारा वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, 100 टीचर से भी ज्यादा होंगे जो कॉमर्स साइड पढ़ाते होंगे। सर मैं अकेला शायद सारा डेटा कलेक्ट करने में अपने आप को कैपेबल ना समझ रहा हूं, मैंने 2-4 पर्सन को और रख लिया अपने नीचे कि कुछ जगह से डेटा तुम ले आओ, कुछ जगह से तुम ले आओ, मेरी कांटेक्ट हो गया, फोन पर बात हो तो आपको डेटा दे देंगे। तो मैंने जिस की उन सबको हम क्या बोलेंगे? एन्यूमरेटर्स। ठीक है जी, जिसकी भी हेल्प लूंगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? एन्यूमरेटर्स। समझ में आ रही बात? इन्वेस्टिगेटर कौन है का देखो, इन्वेस्टिगेटर कौन है? वो पर्सन जिसने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करी उससे बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर। मैंने इनिशिएट करी ना स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, मुझे कौन क्या बोलेंगे बेटा? इन्वेस्टिगेटर। जिसकी भी हेल्प लूंगा उसको क्या बोलेंगे? एन्यूमरेटर्स। समझ में आई बात? आपकी नॉलेज के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं जो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन काउंटिंग कराती है, सेंसस आता है 10 साल के बाद, ठीक है जी, आता है? पता नहीं भैया, क्या पता तुम्हें? 1991, 2001, 2011, 21 था, डिले हुआ था, कोविड था ना, डेटा नहीं कलेक्ट हो पाया था। आपको पता किसकी हेल्प लेती है? सारा सरकारी टीचरों को लगा देती है कि तुम्हारे पास काम कम है, चलो तुम जाओ, शाम को जाओ, लिख कर लाओ। सच में ऐसा होता है, मैं आई एम नॉट जोकिंग, सच में ऐसा होता है। मैं सरकारी टीचर नहीं, हाँ जी, मैं सरकारी नौकर। इधर देखना चाहिए प्लीज मेरी तरफ। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा चाहती है पॉपुलेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिगेटर। जितने सरकारी टीचरों को लगाया सब एन्यूमरेटर्स। समझ में आ रही है बात? सर रिस्पोंडेंट, तीसरी टर्म थी रिस्पोंडेंट, समझदार को इशारा काफी। सर जिसने वो इंक्वायरी प्रेजेंट कर दी वही तो रिस्पोंडेंट है। आप घर में बाहर चले गए, जब वो टीचर आए हुए थे, आपके घर में कितने लोग? आपने बता दी थी 5 लोग। सर आप ही रिस्पोंडेंट हो, और कौन है रिस्पोंडेंट? जिसने उस इंक्वायरी का, उस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का आंसर करा वही तो रिस्पोंडेंट है। समझ में आ रही बात? और अगर मैं बेटा जगह जगह हर टीचर से पूछ रहा हूं कि कॉमर्स साइड के आपके पास कितने बच्चे हैं और कितने टॉपर निकाल रहे हो, तो जो जो आंसर कर रहा है टीचर वो सब रिस्पोंडेंट बन जाएंगे बेटा मेरे एग्जांपल में। समझ में आ रही बात? और बाबू आखिरी हेडिंग है, आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, सर्वे। बाबू जिस भी मेथड से डेटा को कलेक्ट किया है उस मेथड ज्यादातर मेथड क्या होता है डेटा कलेक्ट करने का? मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर कर दिया, यही मेथड है, इसे कोई सर्वे बोलेंगे। समझ में आती है बात? एक काम करो, सिर्फ 20 सेकंड लो, चारों टर्म पे ना एक बार बाबू इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई है। चैप्टर का नाम है, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, सोर्स ऑफ डेटा, कि डेटा किसके सोर्स से आ रहा है आपके पास, और दूसरा मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सर ये मेरा कल का मुद्दा है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। आज डेटा कहां से आ सकता है सामने देखना। सर टॉपिक कंटिन्यू हो गया, सोर्सेज ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा कल का मुद्दा है। सर 2 तरीके के सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, और एक्सटर्नल में भी 2 है बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। आराम से सुनते जाना, डिफरेंस है चारों में है, इंटरनल अलग बात है, एक्सटर्नल अलग, प्राइमरी अलग और सेकेंडरी अलग, ठीक है जी। सर इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं बेटा? अगर कोई डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मिल सकता है, प्लीज सामने देखो, अगर कोई डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मिल सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी रिपोर्ट से मिल सकता हो, कहीं से मिल सकता हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मिल जाएगा, तो उसे बोलेंगे इंटरनल सोर्सेस। और जो डेटा इंटरनल सोर्सेस से मिलेगा उस डेटा
क्या कर रहे हो, सामने देखो ना, आपको लगता है समझा सकता है, पढ़ लो बाबू। जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं, इंटरनल सोर्सेस भी है, और बाबू इंटरनल सोर्सेस से जो डेटा मिलता है वही इंटरनल डेटा भी है। इधर देखना बाबू, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, सर ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से तो मिलेगी, बाहर से ढूंढूंगा। सर बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि मुझे लगता है बैलेंस शीट एक ऐसी टर्म है जो आप सबने पढ़ रखी है। और एग्जांपल दे सकता हूं, पर पढ़ेंगे ना इसलिए परेशानी हो जाएगी, और टर्म बोलूंगा तो ये टर्म सबने सुन ली होगी, जब अकाउंटिंग इक्वेशन किया होगा तो बहुत अच्छे से पता है ना कहां से मिलेगा ये डेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही तो आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्या बोलेंगे, इंटरनल सोर्सेस, और इंटरनल सोर्सेस से कलेक्ट होने वाले डेटा को क्या बोलेंगे, इंटरनल डेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर कोई डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं मिलेगा, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस। और एक्सटर्नल सोर्सेस जो डेटा इकट्ठा होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेटा। बेस्ट एग्जांपल जो मैं सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन का सेंसस कलेक्ट कर रही है, मैंने अगर कोई सर्वे कंडक्ट करना है कि मुझे सच में जानना है कि कितने टीचर कॉमर्स साइड को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने टॉपर निकालते हैं, मुझे ये डेटा कलेक्ट करना है। सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाएगा कलेक्ट किया डेटा, बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो भी डेटा मैं इकट्ठा करके लाऊंगा उसे क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल डेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 1 मिनट लगाओ फटाफट से, ये दोनों सोर्स में दो और सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। सर ये मुद्दा थोड़ा पेचीदा है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ब्राइट, ठीक है जी। पहले प्राइमरी सोर्सेस का डिस्कशन करेंगे, फिर सेकेंडरी सोर्सेस का। इधर देखना बाबू, प्राइमरी सोर्सेस, एक ही वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही वर्ड। प्राइमरी सोर्सेस का अपने ओरिजिन इकट्ठा कर लिया जाता हो तो उससे बोलते हैं बेटा प्राइमरी सोर्सेस। जहां डेटा ओरिजिनेट होता हो वहीं से कलेक्ट कर ले। ये जो एग्जांपल है, एनरोल कर लिए और मैंने उसमें से कितने टॉपर निकाल दिए, उन्हीं के पास तो ओरिजिनेट हुआ, मैं वहीं से उठाकर डेटा ले आया। यही प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स हमेशा आपको फर्स्ट हैंड डेटा मिलता है, यानी कि कहीं वो डेटा यूज्ड नहीं होता, तभी वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। कहीं पर भी वो डेटा यूज्ड नहीं होता, कहीं पर भी नहीं। पहली बार कलेक्ट हो रहा है ऐसा डेटा, किसी ने कलेक्ट नहीं किया, तभी उसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। जब वो डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा हो, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा हो, बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हो, और बेटा अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन पे ही कलेक्ट हो रहा हो, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी सोर्सेस। और प्राइमरी सोर्सेस से जो डेटा इकट्ठा होगा उसे बोलेंगे प्राइमरी डेटा। इंटरनल सोर्सेस से इकट्ठा होने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, इंटरनल डेटा। एक्सटर्नल सोर्सेस से एक्सटर्नल डेटा। बाबू प्राइमरी सोर्सेस से प्राइमरी डेटा, समझ आ गया इशारा का। सेकेंडरी सोर्सेस से मैं तो कह रहा हूं मजाक मजाक खेल लो, इससे अच्छा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है। इधर देखना सर, मैं सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में अभी बोल रहा हूं बिना स्लाइड को आगे करे, क्योंकि ना आपका ध्यान फिर ध्यान गलत चला जाता है। पर एग्जांपल भी दे देता हूं, क्लियर कर देता हूं, फिर पढ़ लेंगे। बाबू एक बार अगर मैंने प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर लिया, पहली बार किसी ने ऐसा सर्वे नहीं किया था जैसा मैंने किया, मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, सहारनपुर में कॉमर्स साइड पढ़ाने वाले टीचर से निकाल दो, कब कलेक्ट हुआ ऐसा डेटा, तभी वो प्राइमरी कहला रहा है, तभी वो फर्स्ट हैंड डेटा कहला रहा है। ठीक है सर, मैंने वो डेटा कलेक्ट करके कहीं पब्लिश कर दिया, सर जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा वो डेटा सेकेंडरी डेटा हो गया।
जैसे ही मैंने कलेक्ट करके पब्लिश करा वो सेकेंडरी हो गया। अब कोई इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या बेटा डिफरेंट पर्पस के लिए भी कर सकता है? कर सकता है। मान लो कोई और अपना सर्वे कंडक्ट कर रहा था और वो जानना चाह रहा था कि कॉमर्स साइड के टीचर कितना कितना अर्न करते हैं। अब उसके लिए मेरा डेटा बड़ा यूजफुल है, क्योंकि मैंने ये पता किया कि कितने कितने बच्चे एनरोल होते हैं। सर उसने मेरा ही डेटा का इस्तेमाल किया और इनकम कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। सर वो बात अलग है कि सेकेंडरी डेटा पे ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पर्पस बहुत डिफरेंट है। प्लीज सामने देखते रहना, गड़बड़ करोगे वरना। सेकेंडरी डेटा पे ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। अब उस टीचर ने क्या करा? मेरे डेटा का ही तो यूज करा। अब वो सेकेंड हैंड डेटा है कि नहीं है पहले बताओ? सेकेंड हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन पे इकट्ठा होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। जैसे ही वो प्राइमरी डेटा पब्लिश हो जाता है वो क्या बन जाता है? कॉमर्स साइड के टीचर्स की इनकम निकालने जा रहा है, उसने मेरे डेटा का यूज करा। सर वो सेकेंड हैंड डेटा है कि नहीं है? दूसरी बार इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या उसका पर्पस मेरे जैसा है? उसका पर्पस भी क्या है? डिफरेंट है। सर ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता उसके डेटा पे। मान लो उसने एक इनकम पब्लिश भी कर दी, सर बहुत ज्यादा रिलाई मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने मान लो किसी टीचर के एनरोल्ड स्टूडेंट बताए 80, किसी के बताए 70, किसी के बताए 65, उससे तो मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, जो भी उसकी पर मंथ फीस होती होगी, इधर 1500 और 1600 और 2000 जो भी है, उन्हें सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऐसा नहीं हो सकता 4-5 बच्चे फ्री बैठ रहे, कुछ की फीस कम हो रखी हो, कोई फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से आता हो। सर सेकेंडरी डेटा ज्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि बेटा वो डेटा उस पर्पस से कलेक्ट ही नहीं करेगा ही ना। मैंने डेटा कलेक्ट करा था किसी और पर्पस से, किसी और ने उस डेटा का इस्तेमाल करा किसी और पर्पस से, तो आज ज्यादा रिलायबल ये डेटा हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है मेरा पूरा एग्जांपल? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आखिरी तक खत्म हो चुका है, सिर्फ पढ़वाना बाकी है। डन है? कुछ पूछना है पूछ लो। आओ फिर एक बार फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। पहले प्राइमरी सोर्सेज पे तीनों पॉइंट पढ़ो। सर प्राइमरी डेटा पढ़ो फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर पढ़ते जाओ, बस पैक कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में पढ़ो फटाफट से। भावे पढ़ ले बेटा, मैंने पूछना है, ऐसा ना हो उससे कुछ बताना भाई। सेकेंडरी सोर्सेस क्यों बार बार वीडियो में अपना नाम रिकॉर्ड कराना चाहते हो? आप सेकेंडरी डेटा तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ जी सर, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का। और अगर पूरी पिक्चर क्लियर है और डिफरेंस 1 मिनट की बात है। सर पहला को इशारा करना, ओरिजिनल या सेकेंडरी डेटा? ओरिजिनल डेटा होते हैं सर, डुप्लीकेट डेटा ही तो होता है सेकेंडरी डेटा। डुप्लीकेट डेटा कह लो, सेकेंड हैंड डेटा कह लो, कॉपीड डेटा कह लो, ठीक है ना जी बाबू? पहले थर्ड हेडिंग फिर सेकंड, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। को इशारा काफी। सर खाली कॉस्ट का मतलब मनी से नहीं है, लगने वाले टाइम और एफर्ट से भी है। कॉस्ट का मतलब, मेरा मतलब यहाँ 3 बातों से है, मनी, टाइम एंड एफर्ट। प्लीज सामने देखो, मनी, टाइम एंड एफर्ट। सर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में मैंने बहुत पैसा खर्चा होगा, टाइम और एफर्ट उससे भी ज्यादा खर्चा होगा। अगर मैं 100 टीचर के पास भेज रहा हूं अपने एन्यूमरेटर्स को, सर समझ सकते हो ना यार,
कॉस्ट भी है, टाइम भी है, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना जी। और मैंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, किसी ने कॉपी करी, उसके बेसिस इनकम कैलकुलेट करने लग गया वो टीचर की, सर उसने क्या टाइम खर्चा और क्या एफर्ट लगा और क्या पैसा लगा, उसने कुछ नहीं लगा। प्राइमरी सोर्सेस से जो प्राइमरी डेटा इकट्ठा होता है उसका वो लगने वाला टाइम, एफर्ट्स और मनी बहुत ज्यादा खर्च होती है, जबकि सेकेंडरी पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता, ना खर्चा, ना टाइम, ना एफर्ट्स। समझ में आ गई बात बाबू। सेकंड हेडिंग, डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैंने जब डेटा इकट्ठा करा मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं तो देखना चाहता हूं कि टॉपर्स निकालते हैं। मान लो एक टीचर के पास 80 बच्चे एनरोल होते हैं तो 90% अब 10 बच्चों के आ रहे हैं। मान लो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि किस प्रोपोर्शन में टॉपर्स निकलते हैं, और वो दूसरे वाले इंसान ने उसको इनकम के लिए यूज करा, उसको ऑब्जेक्टिव कितना डिफरेंट है। तो सर ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस होता है। डन, पढ़ लो,